एक बाप ने अपने वेइंग मशीन के पेटेंट को 1 बिलियन येन में बेच दिया। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा जापान की पहली कार बना सके। लेकिन जैसे उसने सोचा वैसे हुआ, लेकिन बहुत ही कुछ अलग तरीके से। 2 साल बाद 1945 में उनके काम स्टार्ट करने के बाद अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम गिरा दिए, जिससे उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई। उनको अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ गया। इवन 7 साल पुरानी कंपनी पूरी तरह से कर्ज में, पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गई। किसी ने नहीं सोचा था उस टाइम पे कि ये कंपनी दोबारा भी खड़ी हो सकती है। लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा। इनको मिलती है एक मिलिट्री ट्रक डील, जिससे इनको बचने की थोड़ी उम्मीद मिलती है एंड ये मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जब इन्होंने सर्वाइव करना स्टार्ट करा एंड दोबारा से अपनी कार को मार्केट में लॉन्च करा, तो वहां के लोगों के पास पैसा तक नहीं बचा था उन कार को खरीदने के लिए। इन्होंने डिसीजन लिया कि अपनी कार्स को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर क्या था, इनकी पहली एक्सपोर्ट कार फेल हो गई। जहां कंपनी को ग्रो करने का एक रीजन मिला था, एक रास्ता मिला था, वो रास्ता दोबारा से ढह गया एंड कंपनी दोबारा से फेल हो गई। तो आखिर सवाल ये आता है कि इतने सारे फेलियर दिखने के बाद, इतनी बड़ी वॉर देखने के बाद, ये ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी टोयोटा ग्रुप कैसे बना दुनिया का सबसे बिगेस्ट ग्रुप। जहां आप इंडिया में सड़कों पे देखते होंगे एक गाड़ी जिसे आप समझते हैं कि ये सरकारी गाड़ी है, लेकिन वो सरकारी गाड़ी नहीं बल्कि वो टोयोटा की गाड़ी है। और यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कार सेलिंग कंपनी भी है टोयोटा ग्रुप। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से टोयोटा ग्रुप बना, किस तरह से इन्होंने स्टार्टिंग की एंड किस तरह से ये बने लेक्सिस, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा एंड टोयोटा करोला जैसी ब्रांड के मालिक। इनकी शुरुआत होती है 1980 जापान के एक छोटे से कस्बे से, जहां सकाजी टोयोटा एक आइडिया पे काम कर रहे थे और वो था ऑटोमेटिक हुल्लू मशीन बनाने का, जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करे। बिकॉज उनकी मदर यही काम करती थी और उनको इस काम को करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तभी जाके सकेजी टोयोटा ने सोचा कि मैं अब एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कि मेरी मदर का काम तो आसान करे ही करे, बल्कि पूरी कंट्री का भी काम आसान करे। जिसके बाद उन्हें एक टोक्यो के एक एग्जीक्यूशन में जाने का मौका मिला, जहां पे कि बहुत सारे ब्रांड आए हुए थे अपनी मशीन्स को दिखाने के लिए, अपनी मशीन को शो ऑफ करने के लिए। जहां सकेजी टोयोटा जाते हैं, जहां वो जब मशीनों को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं एंड काफी इंस्पायर्ड भी होते हैं कि वहां किस तरह के आधुनिक मशीनें वहां पे आई हैं। देन वो डिसाइड करते हैं एंड फाइनली वहां से वो इंस्पायर होके एक मशीन बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिक शटल चेंज कर सके, जिससे उन्होंने अपनी मदर का काम तो आसान करा ही, बल्कि अपनी कंट्री का काम भी आसान कर दिया। और यही नहीं, 1890 के दौरान ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके चलते देखते ही देखते वो पूरे जापान के काफी बड़े इंडस्ट्रियल बन गए। एंड एक बार उन्हें मौका मिला यूएसए जाने का। एंड जब वो यूएसए गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनके जो कार्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है एंड काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। तो वहाँ से उनको एक अच्छा आइडिया आया अपनी कार बनाने का। देन उन्होंने डिसाइड करा कि वो जापान को एक ऑटोमोबाइल का हब बनाएंगे और फिर वो वापस अपने देश जापान लौट आए। एंड फिर कुछ सालों के बाद 1930 में उनके बेटे किचोरो टोयोडा ने उनके वेइंग मशीन के पेटेंट को 1 मिलियन येन में बेचा एंड पैसे इकट्ठे करे। जिसके बाद उनके फादर सकेजी टोयोडा ने उनसे कहा कि अब तुम्हें जापान के लिए एक कार बनानी है एंड जापान को बनाना है ऑटोमोबाइल का हब। और फिर कुछ सालों की रिसर्च के बाद साल 1937 में किचोरो टोयोडा ने अपनी टोयोडा मोटर कंपनी की शुरुआत कर डाली। हालांकि ये नाम थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था उस टाइम पे जापान में, जिसकी वजह से उन्हें अपने ब्रांड का रीब्रांडिंग करनी पड़ी एंड देन इसका नाम पड़ता है टोयोडा मोटर की जगह टोयोटा मोटर्स। जिसके बाद उन्होंने कंपनी पे काफी ज्यादा मेहनत करी एंड अगले 5 साल के दौरान अपनी पहली पैसेंजर कार मॉडल AA लॉन्च कर दी और इसी के साथ साथ में अपना पहला ट्रक जिसका नाम था जीवन, उसको भी लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों वो कहावत है ना कि सर मुंडवाते ही ओले गिर जाला, सेम चीज हुआ यहाँ पे टोयोटा मोटर के साथ में। 1937 में शुरू होती है कंपनी एंड उसके 2 साल बाद यानी 1939 में जब कंपनी थोड़ा सा स्टैब्लिश कर रही थी, वहीं पे शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान क्या हुआ था, जहां अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था एंड जिसकी वजह से जो टोयोटा ग्रुप ने अपनी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्ट करी थी उनको बंद करनी पड़ी एंड उनके कई प्लांट तो उस बम के विस्फोट में भी आ गए, जिसके चलते उनकी कंपनी ऑलमोस्ट 90% तक बंद होने के कगार पे पहुंच गई। जिसके बाद उन्होंने बचे हुए अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करा एंड कुछ गिने चुने लोगों के साथ में अपनी कंपनी रन करी। और फिर जब उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से मार्केट में कदम रखेंगे, दोबारा से कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड दोबारा से मार्केट में छाएंगे, लेकिन ये सिर्फ सपना ही रहा,
क्योंकि अमेरिका ने उस टाइम पे जापान पे एक रोक लगा दी कि अब आप पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, जिसके बाद टोयोटा मोटर का ये सपना भी धरा का धरा रह गया। लेकिन तभी एक साल बाद 1950 में जब कोरियन वॉर स्टार्ट हुई, तब उनको मिलिट्री की तरफ से एक ट्रक डील मिली, जिससे कि उनको मार्केट में सरवाइव करने का मौका मिला। एंड उन्होंने अपनी पोजीशनिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करा, नए एम्प्लॉइज हायर करे, अपनी न्यू फैक्ट्री लगाई एंड थोड़ा से अपने मार्केट में अपने पांव को जमाना शुरू करा। लेकिन जब उन्होंने दोबारा से अपनी कार लॉन्च करी तो जापानीज लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दोबारा से उन कार्स को खरीद पाए, बिकॉज पहले ही वहां जो बम गिरा था, उन पे जो प्रतिबंध लगे हुए थे, उनसे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अगर जापानीज लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो चलिए हम चलते हैं वर्ल्ड की तरफ, हम चलते हैं दुनिया के और देशों के पास जहां हम अपनी कार को सेल करेंगे। एंड यहां से वो एक्सपोर्ट करना अपनी कारों को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी पहली कार एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी पहली एक्सपोर्ट कार फेल हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे अमेरिकन लोग कहते हैं कि आपकी जो गाड़ी है, एक तो वो उसमें पावर नहीं है एंड दूसरी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, जिसके बाद टोयोटा पूरी तरह से सद हो गया। बिकॉज पहले तो उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था, ऊपर से जब उन्होंने एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचा तो वो अगेन फेल हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जब कोई पर्सन या कोई कंपनी किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, उसको ऐसे फेजेस का सामना करना पड़ता है। और यही वो टाइम होता है जब लोग हार मान लेते हैं, बहुत सारी कंपनी पीछे हट जाती है, लेकिन जो खड़ी रहती है वही टर्न आउट करती है। एंड सेम चीज़ देखने को मिली हमें टोयोटा मोटर्स के साथ में, जिसके बाद टोयोटा मोटर ने अपने पे काम करना स्टार्ट करा, देखा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी एंड जो अदर कंट्रीज है वो ऐसा क्या कर रही है जिससे उनकी कारें इतनी ज़्यादा बिक रही है। एंड यहीं से दो नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जापान में, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है काइजेन, यानी हर दिन थोड़ा बेटर बनाना, यानी जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है हर दिन। और सेकेंड कॉन्सेप्ट था उनका जस्ट इन टाइम। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सप्लाई चेन को काफ़ी ज़्यादा शार्प बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग एंड उनकी सप्लाई तभी करेंगे जब उनके पास ऑर्डर आएगा। यानी जब कंपनी के पास कोई ऑर्डर आएगा, देन वो उसके लिए सप्लाईज मंगाएंगे, उसके लिए कंपोनेंट्स मंगाएंगे एंड उनकी प्रोसेसिंग एंड उनकी असेंबलिंग देन स्टार्ट करेंगे, जिससे कि उनके पास जो स्टॉक बचने की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। और आज इसी वजह से इंडिया के या वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे MBA स्टूडेंट हैं जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं, और पढ़े भी क्यों नहीं, ऐसे ही थोड़ी आज टोयोटा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनी है। एंड देन 1966 में कंपनी ने अपनी गलतियों से सीखते हुए एक ऐसी कार मार्केट में लॉन्च करी जो कि प्राइसिंग में थोड़ा सा सस्ती भी हो एंड कंफर्टेबल भी हो एंड स्ट्रॉन्ग भी हो। और फिर उन्होंने लॉन्च करी टोयोटा करोला, जो कि अभी कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप सब में से किसी न किसी की फेवरेट भी जरूर होगी। लेकिन अभी तक जो टोयोटा ग्रुप था ना, वो जाना जाता था एक सस्ती एंड टिकाऊ कार बनाने के लिए, जहां उनका लग्जरी सेगमेंट से कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, और इसी वजह से उन्हें कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता था। देन यहीं पे टोयोटा ग्रुप ने डिसाइड करा कि वो अपनी फर्स्ट लग्जरी कार बनाएंगे। एंड देन उन्होंने मार्केट में लॉन्च करी लेक्सिस, जो कि डायरेक्ट कंपटीटर बना BMW एंड मर्सिडीज जैसे ब्रांड का, एंड दिखाया कि वो भी लग्जरी कार्स बना सकते हैं। जिसके चलते अगर आप टोयोटा ग्रुप को देखेंगे कि वो कौन कौन से ब्रांड को ऑन करते हैं, सो फर्स्ट उनकी अपनी टोयोटा ग्रुप, जहां पे इनोवा, फॉर्च्यूनर एंड करोला जैसे ब्रांड है, एंड साथ ही में लक्सिस जो कि लग्जरी कार सेगमेंट में BMW एंड मर्सिडीज को टक्कर देती है, एंड तीसरा है देसोतो जो कि जापान एंड एशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एंड चौथा है हीनो मोटर्स जो कि ट्रक एंड बसेस बनाने का काम करती है। तो ये तो थी उनकी वो कंपनीज जिन्हें वो कंप्लीटली ऑन करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी हैं जहां पे वो माइनॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं, जिसमें पहली कंपनी आती है सुब्रो, जिसमें तकरीबन 20% स्टेक वो होल्ड करते हैं। एंड नेक्स्ट आती है मजदा। सुजुकी में भी कंपनी तकरीबन 4.9% का स्टेक होल्ड करती है, एंड इसी के साथ में इशुजू में भी तकरीबन 4.6% का स्टेक होल्ड करती है टोयोटा मोटर्स। अगर हम बात करें टॉप 5 कार्स की जो कि सबसे ज़्यादा सेल होती है टोयोटा मोटर्स की, तो वहाँ पे पहले नंबर पे आता है टोयोटा करोला, दूसरे नंबर पे आता है टोयोटा हाइलैक्स, एंड तीसरे नंबर पे आता है टोयोटा RAV4, चौथे नंबर पे आता है टोयोटा कैमरी, एंड पांचवें नंबर पे आता है टोयोटा लैंड क्रूजर। तो इस तरह से टोयोटा ग्रुप बना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप। लेकिन अपनी जर्नी से टोयोटा ने 4 पॉइंट हर दुनिया वालों को सिखाया है, जिसमें पहला आता है बिल्ड प्रोसेस नॉट शॉर्टकट, दूसरा आता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग बिल्ड अ फास्ट मनी, तीसरा आता है कस्टमर ट्रस्ट इज द रियल करेंसी, एंड चौथा आता है इनोवेशन प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू ग्लोबल एम्पायर, जिसकी वजह से टोयोटा एक ग्लोबल एम्पायर बन पाया है आज के डेट में। सो आई होप आज आपको टोयोटा के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी।
सो अगर आप वॉल्क्सवैगन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि कैसे बना वॉल्क्सवैगन दुनिया का सेकंड बिगेस्ट ग्रुप एंड किस तरह से वो 12 लग्जरी ब्रांड्स को ओन करता है, तो आप इसकी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एंड साथ ही में कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए।